प्रतिदिन 4 लाख से ज़्यादा केसेस और 4,000 से ज़्यादा मौतें भी यदि आपको नहीं डरा रही हैं तो आप वाकई में लापरवाह हैं। आपकी लापरवाही और सरकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने ही देश को ऐसे मोड़ पर लाया है कि लोगों को ना हॉस्पिटल में बेड मिल पा रही है और ना ही शमशान में जगह है। हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर, जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, अपने सामने मरीजों को दम तोड़ते हुए देख खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। और लापरवाही का आलम यह रहा कि सरकार इलेक्शन में लाखों लोगों के साथ रैलियां करती रही और हम भीड़ में त्योहारों और धार्मिक उत्सवों में व्यस्त रहे और साल भर कोरोना के अस्तित्व को नकारते रहे और इस महामारी को भयावह रूप लेते देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रो मोर द रेस ऑफ स्टडी में। आज हम बात करेंगे आपसे इस भयावह रूप ले चुके वैश्विक महामारी कोरोना के बारे में, जो कि पूरे विश्व में हाहाकार मचा रही है। नो डाउट इतने दिनों से लगातार इसके बारे में सुनते सुनते आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। उसी जानकारी को आज हम और आगे बढ़ाने वाले हैं, जो कि इसकी गंभीरता को समझने और इससे सुरक्षित और सजग रहने में आपको मदद करेगी। वैसे ये कोई नया वायरस नहीं है। इस टाइप के वायरसेस इससे पहले भी देखे जा चुके हैं, जैसे सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स कोरोना वायरस 2003 का वेरिएंट, और मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स, और इबोला जैसे वायरल डिजीजेस। कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्राउन होता है, और ऐसे डिजीजेस में कोरोना शब्द जुड़े होने का मेन रीज़न यह है कि यह प्रोटीन स्पाइक से कवर्ड होता है और क्राउन लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ताज की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऐसे वायरसेस जनरली जूटोनिक होते हैं, यानी कि इनके ओरिजिन का सोर्स कोई न कोई जानवर या पक्षी होता है, और मीन्स कि ये किसी न किसी जानवर या पक्षी से ह्यूमन में इंटर करते हैं, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करते हैं। और प्रेजेंट टाइम का कोरोना वायरस का सोर्स प्रोबेबली बैट को माना जा रहा है, यानी चमगादड़ को माना जा रहा है, किंतु इसके कोई सर्टेनली एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इसका फर्स्ट केस 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी में पाया गया था, और यह सार्स CoV-1 2003 का न्यू स्ट्रेन यानी म्यूटेटेड वर्जन है। यह 2003 के स्ट्रेन से अप्रॉक्सीमेटली 70% मैच करता है। स्टार्टिंग में इसे नोवल कोरोना वायरस का नाम दिया गया था, और बाद में WHO ने फरवरी 2020 में इसे CoV-2 यानी सार्स CoV-2 का नाम दिया, और इस वायरस से होने वाली डिजीज़ को कोविड-19 का नाम दिया गया। यह एक वायरल डिजीज़ है जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है। ध्यान रहे कि सार्स CoV-2 वायरस का नाम है और उससे होने वाली डिजीज़ को हम कोविड-19 बोलते हैं। इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे हेडेक, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, रनिंग नोज, कफ, फीवर, मसल पेन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, सोर थ्रोट, नेजल कंजेस्शन। और ऐसे लोग जो इन्फेक्टेड तो होते हैं किंतु उनमें सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, उन्हें एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। कोविड-19 की सेकेंड वेव में नए नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं, जैसे B117, B1617, N440K, जो कि इसको ज़्यादा घातक और जानलेवा बना रहे हैं। इसमें हमें अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेशियो देखने को मिल रही है। इससे अब तक भारत में 2.5 लाख से ज़्यादा और पूरे विश्व में 33 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। यह महामारी उतना घातक थी नहीं, इसे घातक हमारे सिस्टम ने बना दिया है। 90% मौतें हमारे सिस्टम फेलियर की वजह से हुई हैं। हम लोगों को सही समय पर बेड, ऑक्सीजन, मेडिसिन जैसी सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा पाए, और 10% ऐसे लोग थे जो कि पहले से ही गंभीर रोगों से ग्रस्त थे। हो सकता है कि कोरोना नहीं हुआ होता तो भी वो ऐसी बीमारियों से भी उनकी मौतें हो सकती थीं। और हमारे सिस्टम फेल्योर का जिक्र पूरे वर्ल्ड की मीडिया और सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट भी कर चुका है।
और हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्टिक एडवाइजर यानी मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के राघवन का कहना है कि कोरोना की थर्ड वेव आना निश्चित है। ऐसे में हमें पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और सिस्टम के भरोसे न रहकर अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स के बारे में। सबसे पहले इसके टेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन टेस्ट यानी RT-PCR टेस्ट। क्योंकि कोरोना का जेनेटिक मटेरियल जो है वो RNA है और हमारी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल DNA है, और जितनी भी हमारे पास टेस्टिंग से रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो सभी DNA पर आधारित हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और RNA सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। DNA से RNA बनाने के मेथड को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसमें हम RNA से DNA बनाते हैं यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड का यूज करते हैं, और उसके बाद फिर RT-PCR टेस्टिंग का यूज करके कोरोना की जांच करते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनका इलाज पहले से ही चल रहा है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, ऐसे पेशेंट्स के लिए डॉक्टर CPR टेस्ट यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, और यह डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि यह बताता है कि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। चूँकि कोरोना एक रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है और इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 90% मौतें हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनको रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखना चाहिए। इससे हम समय समय पर अपने ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट को मेजर करते रहेंगे, और ऑक्सीजन लेवल या पल्स रेट को घटने पर हम सही समय पर सही ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला है SpO2 यानी सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू एक नॉर्मल व्यक्ति में 94% से एबव होनी चाहिए, और दूसरा है पल्स रेट। इसकी वैल्यू एक नॉर्मल व्यक्ति में 60 से लेकर 90 के बीच में होती है, और तीसरा है परफ्यूजन इंडेक्स यानी PI वैल्यूज़। इसकी वैल्यू एक नॉर्मल व्यक्ति में 2 से लेकर 20 तक होनी चाहिए। इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति की घर बैठे ही ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट मेजर की जा सकती है, और पल्स रेट या ऑक्सीजन लेवल घटने पर हॉस्पिटलाइज करा के उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। कोरोना के कंट्रोल होने के 2 तरीके हैं, एक तो हर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है वैक्सीनेशन। सबसे पहले हम जानेंगे हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर यदि किसी व्यक्ति को एक बार कोरोना होता है और वो ठीक हो जाता है तो उसके अंदर उस इन्फेक्शन से रिलेटेड एंटीबॉडी बन जाती है, और हमारा शरीर उस वायरस से दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस के लिए स्ट्रांग हो जाता है। अब अगर दोबारा हमें कोरोना होता है तो वो हमें उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा है वैक्सीनेशन। अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, यह उसी इन्फेक्शन की बहुत ही हल्की डोज होती है जो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि उस व्यक्ति में उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं, जिससे कि जब रियल में वह वायरस हम पे अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि कोरोना की प्रॉपर्टीज़ के बारे में 100% जानकारी ना होने की वजह से हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो भी 100% इफ़ेक्टिव नहीं हैं। अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% ही इफ़ेक्टिव हैं, किंतु इतना इफ़ेक्टिव हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगती है तो अगर उसे कोरोना होता है तो वह उस कोरोना से उसकी डेथ नहीं हो सकती है। किंतु वैक्सीन के बारे में फैक्ट से कहीं ज़्यादा अफवाहें हैं, अतः अफवाहें ना फैलाएं और वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है इससे बचने का। किंतु कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि WHO वैक्सीन ना लगवाने को रिकमेंड करती है। इसमें सबसे पहला है कि जो व्यक्ति बिलो 80 ईयर्स का है, मीन्स कि 18 साल से कम उम्र का हो, उसको वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जो लगातार बीमार चल रहे हैं और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति को भी वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए।
क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिसके कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, और जो व्यक्ति पहले से ही कमज़ोर है उसके लिए ये घातक सिद्ध हो सकती है। और तीसरा, जो व्यक्ति को कोरोना हुआ है या उसको कोरोना के सिम्टम्स दिख रहे हैं, और वह तब तक वैक्सीन ना लगवाए जब तक कि वो कम्प्लीटली रिकवर ना हो जाए, और रिकवर होने के कम से कम 2-3 वीक के बाद ही लगवाए। और प्रेगनेंसी में भी इसको अवॉइड करें। तो इस तरह से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का हमारा प्रयास रहा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। और हम आपसे मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।